आज हम पढ़ेंगे हमारे शरीर की प्रमुख पाचन ग्रंथियां। मानव शरीर की प्रमुख पाचन ग्रंथियां। हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए आहारनाल के अलावा 3 प्रमुख पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती है, जो कि पाचक रसों का स्त्राव करती है और जिससे भोजन का सरलीकरण में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। पहली पाचक ग्रंथि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि यह हमारे मुख में स्थित होती है। मुख में उपस्थित होती है। इसके द्वारा लार का स्त्राव किया जाता है। लार का स्त्राव। लार 2 पदार्थों का मिश्रण होता है। देखें हम तो लार के 2 भाग होते हैं। शीर्मी तरल भाग और दूसरा होता है श्लेष्मिक श्लेष्मिक का। लार के 2 भाग शीर्मी तरल और श्लेष्मा। शीर्मी तरल भाग है, इसका कार्य होता है भोजन को गीला करना। और श्लेष्मा का जो कार्य होता है वो भोजन को लुब्रिकेट करना। लार के 2 भाग, प्रथम शीर्मी भाग, दूसरा श्लेष्मा भाग। शीर्मी भाग का कार्य भोजन को गीला करना और श्लेष्मा का कार्य होता है भोजन को लुब्रिकेट करना। कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथि जो होती है, यह लार का स्त्राव करती है, जो कि 2 पदार्थों का मिश्रण है। मतलब 2 पदार्थ मिक्स होते हैं लार के अंदर। प्रथम भाग शीर्मी तरल भाग होता है, दूसरा श्लेष्मा होता है। शीर्मी तरल भाग भोजन को गीला करने का काम करता है और श्लेष्मा जो होता है भोजन को लुब्रिकेट का मतलब चिकना बनाने का कार्य करता है। भोजन को चिकना बनाने का कार्य जो श्लेष्मा भाग है उसके द्वारा किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब चिकना बनाना। कुल मिलाकर हम बात करें तो लार हमारे भोजन को गीला करने के साथ साथ चिकना बनाती है, अर्थात भोजन को लसलसा बनाने का कार्य लार के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात हम करेंगे तो लार जो होती है, लार के अंदर लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज या इमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है।
तो एमिलेज नामक एंजाइम जो होता है, एमिलेज एंजाइम जो होता है, ये हमारे भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसके पाचन का कार्य करता है। देखो स्टार्च के ऊपर जब एमिलेज एंजाइम की क्रिया होगी, इसे माल्टोज में परिवर्तित होगा। हम कहें तो हमारे भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसका सरल रूप होता है माल्टोज। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, जो अन्न है, धान है, जो भी है, उनके अंदर स्टार्च ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में स्टार्च का सीधे अवशोषण नहीं हो पाता है, इसलिए इसको सरलीकृत किया जाता है। स्टार्च का सरल रूप जो होता है वो माल्टोज होता है। हमारे मुख्य जो है, मुख्य गुहा में जो लार भोजन में मिलाई जाती है, उस लार के अंदर एमिलेज नामक एंजाइम होता है। ये एमिलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। हम बात करें तो हमारी मुख्य गुहा में, हमारी मुख्य गुहा में लगभग 30% स्टार्च का पाचन माल्टोज में हो जाता है और ये कार्य एमिलेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लार ग्रंथि जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। लार ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। देखो, मुख में उपस्थित होती है लार ग्रंथि, लार का स्त्राव करती है और लार 2 पदार्थों का मिश्रण, श्लेष्मित तरल और श्लेष्मा। श्लेष्मित तरल भोजन को गीला करेगी, श्लेष्मा जो होता है भोजन को लुब्रिकेट अर्थात चिकना बनाएगा। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। ये एमिलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है और हमारी मुख्य गुहा में इस एमिलेज एंजाइम के द्वारा 30% स्टार्च का माल्टोज में पाचन हो जाता है, यानी कि 30% स्टार्च को सरल अणु माल्टोज में बदल दिया जाता है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कर्णपूर्व लार ग्रंथि। कर्णपूर्व लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का पहला भाग हम इसको ए नाम दे सकते हैं, कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये हमारे गालों में पाई जाती है तथा ये श्लेष्मी तरल का स्त्राव करती है। देखो, पहला प्रकार लार ग्रंथि का कर्णपूर्व लार ग्रंथि, ये हमारे गालों में उपस्थित होती है। अच्छा, श्लेष्मी तरल का स्त्राव करती है। श्लेष्मी तरल मतलब लार का वो भाग जो भोजन को गीला करने में काम आएगा। दूसरी जो है वो है अधोजम। या
अवचिबुकीय, अधोजम या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, अधोजम या अवचिबुकीय लार ग्रंथि। अधोजम या अवचिबुकीय लार ग्रंथि जो होती है, इसे शिर्मी तरल व श्लेष्मा दोनों के मिश्रण का स्त्राव होता है। इसके द्वारा शिर्मी तरल प्लस श्लेष्मा दोनों का मिश्रण इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तीसरी लार ग्रंथि जो होती है वो होती है अधोजीवा लार ग्रंथि। अधोजीवा लार ग्रंथि जो होती है ये हमारे जीवा के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है। जीवा के नीचे पाई जाती है। इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है। देखो, अधोजीवा लार ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है, जीभ के नीचे पाई जाती है और इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है। कुल मिलाकर के संपूर्ण लार का भाग कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि और अधोजीवा लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। कर्ण पूर्व द्वारा शिर्मी तरल का स्त्राव, अधोजम के द्वारा शिर्मी तरल प्लस श्लेष्मा दोनों का स्त्राव और अधोजीवा जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है। अब हम देखेंगे लार के कार्य। लार के कार्य, सबसे पहली बात है कि ये भोजन को गीला करने में चिकना बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन को गीला करने व चिकना बनाने का कार्य करते हैं। दूसरी बात ये जीभ, दांत व मुख की सफाई का कार्य करती है। ये भोजन को घुलनशील, भोजन को घुलनशील बनाने का कार्य करती है। अगली बात देखिए, तो ये हमारे मुख्य गुहा में स्टार्च का पाचन करने का कार्य करते हैं। देखो, लार के कार्य भोजन को गीला करने व चिकना बनाने का कार्य करती है। जीभ, दांत और मुख गुहा की सफाई का काम करेगी। भोजन को घुलनशील बनाने का काम करेगी। मुख गुहा में ही क्या होगा,
स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन यानी स्टार्च का पाचन करने का कार्य लार के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार का स्त्राव, लार के पाद, दोनों भागों के कार्य, अच्छा संपूर्ण लार ग्रंथि जो है उसके प्रकार और लार के कार्य। अगली जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। दो नंबर अग्न्या शयी ग्रंथि। देखो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये हमारे उदर गुहा में पाई जाती है। यकृत, ग्रहणी व तिल्ली से घिरी हुई उल्टे यू आकार की नली होती है। इस प्रकार से यू आकार की नली होती है जो यकृत, ग्रहणी व तिल्ली से गिरी होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। देखो मिश्रित ग्रंथि किस प्रकार से है इसके बारे में हम देखेंगे। मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय ग्रंथि, जो अंतःस्त्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार का व्यवहार करती है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का व्यवहार करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं और बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो अपना स्त्राव बिना नलिकाओं के सीधे रुधिर में करती है तो उसे अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। वह ग्रंथि जो अपना स्त्राव बिना नलिकाओं के सीधे रुधिर नलियों में करती है तो उसे अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये नलिका विहीन होती है, नलिका नहीं पाई जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि ये अपना स्त्राव रुधिर नलियों में करेगी। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि जिसमें नलिका पाई जाती है, मतलब नलिका युक्त होती है और नलिकाओं के द्वारा ये स्त्राव किया जाता है और रुधिर नलियों में या सीधे इसका स्त्राव रुधिर में ना होकर के किसी अंग में होता है तो उस ग्रंथि को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब जो अपना स्त्राव रुधिर के बाहर करे। अंतःस्त्रावी का मतलब जो अपना स्त्राव रुधिर के अंदर करे। अंतःस्त्रावी के तौर पर अग्नाशय ग्रंथि जो है दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करती है। नंबर 1 ग्लूकेगॉन और दूसरा इंसुलिन। अंतःस्त्रावी के रूप में अग्नाशय ग्रंथि
ग्लूकेगोन में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है ये रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। और इंसुलिन जो हार्मोन है ये रक्त में शर्करा के स्तर को घटाता है। बहिस्रावी के रूप में ये पाचक रसों का स्त्राव करती है। पाचक रसों का स्त्राव अग्नाशयीय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित जो पाचक रस होते हैं वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में स्त्रावित किए जाते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन करते हैं। देखो, बहिस्रावी के रूप में अग्नाशयी ग्रंथि पाचक रस स्त्रावित करेगी। ये पाचक रस जो होते हैं छोटी आंत के ग्रहणी भाग में स्त्रावित किए जाते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन का कार्य करते हैं। हम थोड़ी सी बात है इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन की करेंगे कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं हमारे रक्त में उपस्थित जो शर्करा का स्तर होता है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। जब ब्लड में शर्करा का स्तर उच्च हो जाता है रक्त शर्करा उच्च यानी रक्त में शक्कर का स्तर अधिक होता है तो हार्मोन स्त्रावित होता है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को घटाएगा और क्या होगा, अतिरिक्त जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा। ग्लाइकोजन में बदल देगा और ये ग्लाइकोजन कोशिकाओं में संचित हो जाएगा। ग्लाइकोजन कोशिकाओं में संचित हो जाएगा। होता है। यदि शर्करा का स्तर उच्च है तो इंसुलिन, और इंसुलिन ग्लूकोज को रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदले और ग्लाइकोजन जो कोशिकाओं में जाकर के सिंचित हो जाए। दूसरी स्थिति ये होती है कि रक्त शर्करा निम्न हो, रक्त शर्करा निम्न, उस स्थिति के अंदर ग्लूकेगोन हार्मोन स्त्रावित, ग्लूकेगोन, और ये ग्लूकेगोन हार्मोन जो होगा ये
कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन को बदल देगा ग्लूकोज में और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ अग्नाशय ग्रंथि पूर्ण हुई। अग्नाशय ग्रंथि यकृत ग्रहणी में तिल्ली से घिरी हुई हमारे उदर गुहा में यू आकार की नली होती है। ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का व्यवहार करती है। अंतःस्रावी के रूप में ये ग्लूकेगोन व इंसुलिन का स्त्राव करती है। ये दोनों हार्मोन हमारे रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी के रूप में विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्त्राव करती है। ये पाचक रस छोटी आंत के ग्रहणी भाग में स्त्रावित किए जाते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में ये पाचक रस हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगली जो पाचक ग्रंथि है नंबर 3 यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लगभग त्रिकोणाकार होती है। तथा मध्य पट के पीछे स्थित होती है। मध्य पट डायफ्राम मध्य पट के नीचे स्थित होती है। और बात करें तो ये राइट साइड से भारी होती है, यानी कि इसका दायां भाग या दाईं तरफ अत्यधिक इसका जो वजन होता है वो राइट साइड दाएं तरफ होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मध्यपट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार ग्रंथि होती है और ये दाईं तरफ या राइट हैंड साइड अत्यधिक वजन वाली होती है, यानी कि अत्यधिक भार जो इसका है वो दाईं तरफ होता है। यकृत ग्रंथि की संरचना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखो संरचना, सामने से देखने पर ये दो पालियों में विभक्त दिखाई देती है या बंटी दिखाई देती है। सामने से देखने पर ये दो पालियों में बंटी दिखाई देती है और इसको तल की ओर देखने पर तल की ओर देखने पर दो अतिरिक्त पालियां
दिखाई देती है। सामने से देखोगे तो 2 पालिकाएं दिखेगी और सामने से तल की ओर अगर हम देखेंगे तो 2 और अतिरिक्त पालियां इसके अंदर नजर आती है। यकृत ग्रंथि लगभग 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय इकाइयां इकाइयों से मिलकर बनी संरचना है। इन इकाइयों को यकृत पालिकाएं कहते हैं। यानी यकृत ग्रंथि का निर्माण लगभग 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय इकाइयों के मिलने से होता है। ये छोटी छोटी षटकोणीय इकाइयां जो होती है ये यकृत पालिकाएं कहलाती है। इनको यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत पालिकाएं जो होती है, यकृत पालिकाएं यकृत की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयां होती है। यकृत की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? यकृत पालिकाएं। यकृत की क्रियात्मक यानी कार्य करने वाले, संरचनात्मक यानी इसकी संरचना बनाने वाले, वो जो इकाई होती है वो होती है यकृत पालिकाएं। यकृत के अवतल भाग में पित्ताशय स्थित होता है। जैसे हम बात करेंगे यकृत ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित रस के बारे में। यकृत ग्रंथि द्वारा पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है, एकत्रित होता है, भंडारित होता है। यानी कि यकृत ग्रंथि द्वारा स्त्रावित इस पित्त रस का भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्ताशय एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना है जो यकृत के अवतल भाग में स्थित होती है। फिर यकृत ग्रंथि से पित्त रस जो होता है, यकृत वाहिनी उपतंत्र, यकृत वाहिनी उपतंत्र व पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में संग्रहित होता है। यानी यकृत द्वारा स्त्रावित जो पित्त रस है वो यकृत वाहिनी उपतंत्र व पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में संग्रहित होगा और पित्ताशय से पित्त नलिका द्वारा
या पित्ताशयी नलिका द्वारा छोटी आंत में या छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण पायसीकरण कह सकते हैं, पायसीकरण कह सकते हैं, यानी इमल्सीकरण इम्यूलेशन की क्रिया होती है कि पित्तरस जो होता है वसा पर जब क्रिया करता है तो उसे क्या है कि वसा घुल जाता है और उस पर एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। वैसे वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, लेकिन लाइपेज एंजाइम सीधे वसा का पाचन नहीं कर सकता। सर्वप्रथम उस पर पित्तरस की क्रिया होगी जिससे वसा घुलेगी, उसका इमल्सीकरण होगा। इमल्सीकरण होने से उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम की क्रिया आसान हो जाएगी, अर्थात लाइपेज उसका पाचन कर सकता है। इस प्रकार से यकृत ग्रंथि पूर्ण हुई। यकृत के द्वारा पित्तरस स्त्रावित होता है, पित्ताशय में यह पित्तरस संचित होता है जो कि यकृत वाहिनी, उपतंत्र और पित्त वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में जाएगा। यकृत से पित्ताशय में जाएगा, पित्ताशय से पित्ताशयी नलिका या पित्त नलिका के द्वारा ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है और वहां जाकर के ये वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है, जैसे एंजाइम क्रिया अर्थात लाइपेज एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है।